स्वागत है आपका न्यूज़ रोड पर। मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। देश में महंगाई चरम पर है और महंगाई की मार सबसे ज़्यादा कोई झेल रही है तो वो मिडिल क्लास की झेल रही है। और ये क्यों झेल रही है, इसी पर और भी कई सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक निर्माणाधीन पत्रकार और एक होनहार छात्र तौकीर आलम साहब, जो हर मुद्दे पर बेबाकी से सोशल मीडिया के जरिए राय रखते हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं कि क्या है उनकी राय, महंगाई हो या फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा हो या फिर देश में जो आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई है उनको लेकर के उनकी क्या राय है, उनकी क्या दृश्य है। तो तौकीर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ नोट पे। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपका। साहब, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मास्टर स्ट्रोक, महंगाई है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, देश में अगर हर रोज़ सरकार के अकॉर्डिंग डाटा महंगाई को लेकर के जीएसटी का जो पैमाना है वो बढ़ रहा है, तो यकीनन कि देश में महंगाई है। एक ऐसा तबका जो जीएसटी को लेकर के इफेक्टेड साल 2017 में हो गया था और साल 2022 आते आते कोविड वैश्विक महामारी के बाद भी अगर रोना रो रहा हो जीएसटी का, तो इसका मतलब ये है कि महंगाई है। दूसरी चीज़, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया मास्टर स्ट्रोक, तो मास्टर स्ट्रोक से मेरा गहरा नाता है, क्योंकि मैं जिस जर्नलिज्म जिसको प्रेरणा स्रोत करके कर रहा हूँ, आदरणीय पुण्य परसुन वाजपेयी जी, तो उनका एक खास शो रहा है मास्टर स्ट्रोक। तो वाकई ये मास्टर स्ट्रोक सवाल है और देश के लिए एक अहम सवाल है, क्योंकि महंगाई हमेशा हर रोज़ दिन ब दिन साल दर साल उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो देश में महंगाई है। सरकार तो कह रही है इसको लेकर के, महंगाई को लेकर के उनका कहना है कि देश का जो जीडीपी है वो टैक्स से बनता है और टैक्स पे करते हैं आम जनता पे करती है। और आम जनता पे किस तरह से करती है, ऐसा नहीं कि किसी बैंक में जाती है और कहती है साहब मेरा टैक्स पे कर लीजिए। वो कोई सामान खरीदती है, वो 2 रुपये की अगर माचिस की डिब्बी खरीदती है या फिर 200 रुपये की कोई सामान खरीदती है, पैकेट खरीदती है, तो उसी हिसाब से वो सरकार को टैक्स देती है। उसी पैकेट का दाम बढ़ाया गया है, मतलब जीडीपी बढ़ाने के लिए किया गया है। तो सरकार कह रही है हम टैक्स बढ़ाएं तभी तो देश का जीडीपी ग्रोथ करेगा, तभी तो हमारे रुपये का डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। तो ये टैक्स का महंगाई कहाँ है, ये तो टैक्स लिया जा रहा है। यही बात तो साल 2013 में भी जब देश के प्रधानमंत्री जब बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे आसीन थे, गुजरात से स्टेजों पर से यही बात कही जा रही थी कि देश में टैक्स के हम आएंगे तो टैक्स को लाएंगे और उस टैक्स से देश का जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगा। साल 2022 में भी वही बात कही जा रही है, देश का जीडीपी 5 ट्रिलियन हो गया। देश का जीडीपी है क्या, इसका एक्यूरेट फिगर किसी के पास नहीं है। तो आप देश को या तो जीडीपी के हिसाब से ढालना चाहते हैं या अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। सब मतलब स्थिति ये आ गई है कि आप देश को सही से चला नहीं पा रहे हैं, तो सत्ता छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप इस पे तो हो गया। अब ये बताइए कि अभी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश में। अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ स्कीम आया था, उसमें भी विरोध हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि युवा जो है वो टैलेंटेड नहीं है, उसमें टैलेंट की कमी है, इस वजह से बेरोजगार है। जो टैलेंटेड है वो जॉब में है, वो नौकरी में है उनकी। तो इस पर आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए नैयर साहब, ये बड़ी ही सेंसेशनल बात है कि सरकार का एक रेगुलेट प्रोसेस होता है इसमें। अगर आप अग्नि स्कीम के तहत देश में रोजगार का एक आंकड़ा बढ़ाना चाहते हैं और एक ऐसे युवाओं को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं जो सेना में आकर के आए, तो सेना में एक रेगुलेट प्रोसेस होता है और सेना के साथ ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग करके उसे देश के बॉर्डरों पर आप दे दे। तो ये कहीं ना कहीं देश के सुरक्षा का सवाल है। सुरक्षा के सवाल में ये मायने नहीं रखता कि आप देश के टैलेंटेड बंदा को चुन रहे हो या देश के ऐसे बंदे को चुन रहे हो जो इसमें वाकई फिट बैठते हैं। तो अग्निपथ स्कीम का ही सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रोजगार का जो सरकारी आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर सेक्टर में रोजगार कम होते जा रहे हैं। साल 2017 में जो सरकार दोबारा कह रही थी कि अगर एक बार फिर से हम सत्ता में आते हैं तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरा जीरो कर देंगे इसको, रोजगार को, लेकिन नहीं हो पा रहा। सब हर एंगल से सरकार विफल हो रही है। इसलिए जल्दबाजी में या तो अग्नि स्कीम ला रहे हैं या कोई भी स्कीम ला रहे हैं। इसका आप नतीजा देख चुके हैं कि इसमें रोजगार आने की बजाय 1100 करोड़ का नुकसान हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। और वही कारण है कि अब देश में सामान्य जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्हें अब ट्रेन में किसी तरह की छूट नहीं मिली। तो ये हम लोग के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में बड़ों का आदर करना सिखाया जाता, उस देश में अगर ट्रेनों में सुविधा मिले जाने वाली उस पर एक बाइक रोक लग जाए तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे नागरिकों के साथ। अच्छा, आप एक निर्माणाधीन पत्रकार हैं, एक छात्र है, एक युवा है, देश के लिए उभरते हुए एक बहुत बड़े होनहार छात्र हैं, मतलब एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बनने वाले हैं। लेकिन आपका एक और पहचान है, एक और आइडेंटिटी है इस देश में और इस दुनिया में, वो है अल्पसंख्यक का और वो है मुसलमान का। अल्पसंख्यक का तो है ही इस देश में, एक है मुसलमान का। हिंदुस्तान में मुसलमान शिक्षा के मामले में किस पैमाने पे खड़ी है आपके हिसाब से? इसमें भी मैं एक डेटा बनाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो इससे पहले सेंटर में गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने एक साल 2005 में एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट इसलिए बनाई गई है कि वो अल्पसंख्यक में खासकर जो मुसलमान हैं उनकी गतिविधियों पर मतलब पूरी उनकी पैनी नज़र रहती है। उनके आंकड़े कहते हैं सर कि साल
द लोएस्ट इनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। जो स्कूलों में एडमिशन लेने का सबसे कम प्रतिशत है वो मुसलमान कौम से तो आता है। क्यों हो रही है ऐसे, क्यों? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक पहचान आइडेंटिटी मुसलमान की है, तो आप बताइए अपने हिसाब से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि आप तो एक प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की, कैसे एक मुसलमान उभरे? मैं हर चीज़ में सत्ता को क्यों ना जोड़ूं? अभी हाल ही की रिपोर्ट में बता रहा हूं, परसों की रिपोर्ट बता रहा हूं कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, उसका बजट कम कर दिया गया। बावजूद इसके कि पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट आई कि देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में 3 नंबर पे हमारी यूनिवर्सिटी आई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक मुस्लिम बहुल यूनिवर्सिटी है और मुस्लिम के नाम पर ही बेस्ड है, में से कोई इनकार नहीं है, उसका आप बजट कम कर देते हो बिना किसी कारण के। ठीक उसी के समानांतर अगर परिस्थिति देखें तो जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके बजट आप डबल कर देते हो। तो जाहिर सी बात है केंद्र कहीं ना कहीं दो नज़र कर रही है, इसलिए मुसलमान का हालत पिछड़ता जा रहा है। एक नंबर। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के जरिए मुसलमानों के हमदर्द बनने की कोशिश तो आप कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट पे कर रहे हैं क्या? नहीं, मुसलमानों का रहनुमा हम उसको मानते ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कौन होते हैं देश के 33 करोड़ मुसलमानों के रहनुमा होने वाले? देश के मुसलमानों के रहनुमा तो वो हैं जो बड़े बड़े AC के कमरा में बैठ के मुसलमानों के तालीम पे एक प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका ज़मीनी स्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे जमात हैं, आप देख सकते हैं जमात-ए-इस्लामी हिंद में एक से एक चेहरे बैठे हुए हैं जो मुसलमानों की बड़ी बड़ी माइकों पे बात करते हैं, ज़मीन पे उतरते नहीं हैं। जिनके पास iPhone 13 प्लस हो या AC, मतलब हाई फाई लाइफ हो, पूरा चकाचौंध वाली लाइफ हो। ये भी रीज़न है मुसलमानों के बिछड़ने का, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो है ही है। अभी जो केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो लगातार दलितों को, आदिवासी को, अल्पसंख्यकों को, मतलब खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले स्टेज से कहते हैं कि मेरे दलित भाई को मत मारो। उनकी उत्थान की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, चाहे 3 तलाक के मुद्दे पर वो कहते हो कि मैं मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक वो प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं। पिछली बार जिस तरह से राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हो गए हैं, रामनाथ कोविंद, वो दलित परिवार से आते थे, समाज से आते थे। अभी जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी समाज से आती हैं। तो क्या लगता है इस सरकार में अल्पसंख्यकों का, खासतौर से मुसलमानों का कुछ उत्थान हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं भी हुआ, लेकिन हम फिर भी एक प्रोत्साहन के तौर पे कहेंगे कि मुसलमानों का उत्थान हुआ है। जब मुसलमानों की चर्चा देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल पेज पे होने लगे, तो यकीनन देश के मुसलमानों की चर्चा हुई है। जब देश के मुसलमानों की चर्चा द गार्जियन जैसे बड़े न्यूज़पेपर में होने लगे, तो यकीनन मुसलमानों की चर्चा 2 तरह से होती है। चर्चा 2 तरह से होती है। पे मैं आता हूँ नैयर साहब कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमें लगता है स्थिति कुछ ना हो सकती है, कि इससे बड़ा स्थिति हमें लगता है दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकती है कि आप ये बोलें कि आदिवासी समाज से देश की राष्ट्रपति आती है। मैं यह उत्थान के लिए बोला हूँ कि उनकी उत्थान की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और आप लगातार केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है उनके टारगेट उनको निशाने पर ले रहे हैं, वो तो उत्थान कर रहे हैं। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, दलित है, हिंदुस्तान में दबे कुचले है कौन? दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, इनको तो इनकी उत्थान की तो बात कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है या फिर जो बड़ी ऊँची जाति के, वो तो पहले से ही सिविल सर्विसेज में है, उनकी तो वो तो पहले से मतलब एकदम वेल डिफाइंड है एकदम। लेकिन जो पीछे है, जो दबे कुचले हैं, उनकी बात करते हैं और वो कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। मेरा भी इस पे यही जवाब है कि जितना उत्थान रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में दलितों का हुआ, उतना ही उत्थान आदिवासियों का होगा। हमें तो लगता है ये आजकल एक चला हुआ ना अनपार्लियामेंट्री शब्द, हमें लगता है इसे अन इंडियन शब्द कह देना चाहिए कि हमारी देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? वो दिल्ली के रायसीना हिल्स पे इसलिए नहीं चढ़ी है कि वो आदिवासियों का उत्थान करे, वो देश का उत्थान करे, वो देश के लिए सोचे समझे, देश के प्रति कानून जो बने उसका। एक तरफ कह रहे हैं कि देश के लिए उत्थान करे, देश के लिए अच्छा करे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो उतना ही अच्छा कर पाएगी जितना था रामनाथ कोविंद करेंगे। थोड़ा पीछे चल के आपसे जान लेते हैं कि रामनाथ कोविंद ने क्या किया था। रामनाथ कोविंद ने जो किया उसका डेटा तो नहीं पता, लेकिन उसके कार्यकाल आते आते समाप्त मैं ये बता सकता हूँ कि NFC का ये डेटा कहता है कि देश में सिर्फ 10% ऐसे दलित हैं जो देश में सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन 10% सिर्फ ऐसे दलित हैं जिनकी तनख्वाह 4000 से ज़्यादा है। तो बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य बात और क्या हो सकता है? आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, उनके राष्ट्रपति बनने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आदिवासी समाज का। क्यों? एक समाज का क्यों फ़ायदा? वो एक समाज के लिए राष्ट्रपति नहीं चुनी गई है, वो पूरे देश का फ़ायदा करे, उससे हम देश की उम्मीद लगाए रखे हैं। उससे हम 5 साल इसलिए झेले हैं कि वो आप देश का जो डेमोग्राफिक ग्राफ है उसे आगे बढ़ाए। जो एक पर्टिकुलर समाज का करेगी तो उससे बाकी समाजों का क्या होगा? बताइए। कल हो के हम कहेंगे कि आप देश का मुस्लिम राष्ट्रपति बनना चाहिए ताकि मुस्लिम का उत्थान हो, फिर उसके अगले कार्यकाल में सिख समुदाय के लोग कहेंगे कि आप सिख का राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो फिर तो ये नेशनल डेमोक्रेसी रहा कहाँ देश में? ये कोई बात मायने नहीं रखती कि वो आदिवासी समाज
से आती है। उसका कोई समाज नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं, वो देश के राष्ट्रपति है, वो देश के प्रथम पुरुष हैं। दिल्ली के रायसीना हिल से वो देश के हर गतिविधियों पर अपनी पैनी नज़र रखें। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एनडीए खासतौर से भाजपा इसलिए दबे कुचले समाज के जो दलित हो या फिर आदिवासी हो उनको राष्ट्रपति या फिर अपना कैंडिडेट इसलिए बना रहे हैं ताकि उस समाज में जो एक वोट बैंक है, उनका कोर वोट बैंक है, वो मिल सके उनको। दलित कितना है अपने देश में जानते ही आप, करीब 20% से तो कम से कम ज़्यादा ही है, तो उनका वोट मिल सके इसलिए वो बना रही है, बाकी उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये सही बात है क्या? ये इस पे मैं 100% सहमत हूँ कि ये इसी अगर रणनीति बना करके आप केंद्र में आए हैं तो फिर छोड़ दीजिए सत्ता। नहीं, एक्सपर्ट कह रहे हैं तो आपसे ऐसे एग्री करते हैं? 100% एग्री है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव के माध्यम से अपनी वोट की राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो ये देश का राजनीति किस स्तर पर खड़ा है? संथाल समाज से आती है देश की राष्ट्रपति जो अभी हाल में बनी है। वो इससे पहले अगर उसका कार्यकाल देखें तो वो झारखंड की राज्यपाल थी। तो वहाँ संथाल कम्युनिटी जो देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो वहीं से है, मतलब झारखंड से आते हैं। तो वहाँ उसका वो उत्थान नहीं कर पाई, तो वो देश के आगे राष्ट्रपति पद पे आकर के क्या करेंगे? ये एनडीए की साजिश है। और जो एक्सपर्ट बोले हैं, मुझे उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ये देश के राष्ट्रपति को चुनने का एकमात्र कारण ये है कि एनडीए अपने राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, साल 2024 की पुरजोर तैयारी करना चाहती है। यही मुद्दा है उनके पास, क्योंकि और सारे मुद्दे पे वो विफल हो चुकी है, हर एंगल से विफल। तो क्या दिक्कत है अगर कोई सत्ता, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीति नहीं करे तो क्या हम और आप जाकर राजनीति करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करे सही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी किसी आसीन पद पे बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से राजनीति करे, इसका तो ये आज तो नहीं होता आ रहा है, इससे पहले भी होते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी की सरकार रही हो तो वो अपने मंत्री को ही राष्ट्रपति बनाई थी। मैं नाम 2-3 गिना सकता हूँ राष्ट्रपति का। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक समुदाय से बने थे, आपके ही समुदाय से बने थे ना। वो पहले मंत्री थे उनकी सरकार में, उनको बनाया गया। तो वो उस ज़माने में वोट बैंक के लिए किए थे, ये आज कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? आप इंदिरा गांधी को तो गलत नहीं बोल रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को तो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन सिर्फ भाजपा को घेर रहे हैं। तो कहीं नहीं लगता कि आप अपनी पत्रकारिता को कहीं ना कहीं जो बायस्ड बना रहे हैं? ना, बिल्कुल कहना आपको सही है, लेकिन उसका परिणाम देखिए ना क्या हुआ देश में। फिर उसके बाद उसकी सरकार गिर गई, जनता दल की सरकार आ गई। तो अगर इसी के माध्यम से अगर ऐसा ही हो तो मैं चाहता हूं कि आगे देश की सत्ता परिवर्तन हो। अगर साल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी जो राजनीतिक छवि बिछाई थी, उसके बाद हाल ये हुआ कि देश का पूरा सत्ता बदल गया। तो अब भी सत्ता सिर्फ फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी के ज़माने में जो ज्ञानी जैल सिंह थे, एकमात्र सिख राष्ट्रपति जो बने थे, उनके समय कितना कंट्रोवर्सी हुआ था वो बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई हो, वो सब उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। हालांकि उन पर महाभियोग भी चलाने की बात चली थी, लेकिन चला नहीं। तो वो भी कोर वोट बैंक जो था सिख का, वो चाह रही थी कि 2% जो सिख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आ जाए, अल्पसंख्यक है वो आ जाए। तो वो की राजनीति तो वो की तो सही, लेकिन ये की तो गलत। सवाल गलत सही नहीं है। मैं कौन होता हूँ इंदिरा गांधी को डिफेंस करने वाला? मैं तो ये कहता हूँ ना, उसका जो परिणाम था, तो परिणाम तो हाल में देश देखा ना। देश सत्ता परिवर्तन करते हुए देखा, देश एक वोट से फिर एनडीए की सरकार को गिरते हुए देखा, देश फिर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को बनते देखा। तो देश ने बहुत से बदलाव देखे हैं सत्ता के माध्यम से। तो अब भी देश को अगर देखने का मौका मिले तो अच्छी बात है। अगर बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हो, तो टोटली जनता पे डिपेंड करती है, हमें आप पे डिपेंड करती है। अब 2-3 क्वेश्चन लास्ट के रह गए हैं। एक अभी बिहार है, बिहार राज्य है, हमारे देश की एक अभिन्न हिस्सा है। वहाँ से एक मांग उठ रही है, वहाँ के एक मिथिलांचल रीजन से, खास तौर से जो बड़ी जाति के लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। आप भी मिथिलांचल से आते हैं, है ना? तो आप इस मांग को कितना सही मानते हैं? क्या ये मांग सही है या गलत है? सही है तो किस हिसाब से, और गलत है तो किस हिसाब से? देखिए, बड़ा जायज़ सवाल है और समकालीन मुद्दे का सबसे सेंसेशनल सवाल है। और आपने सवाल भी बड़े ही डेमोक्रेटिक वे में और बड़े ही अच्छे लहजे में पूछा है। सबसे बड़ी बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर ये कहूँ कि मुझे राज्य चाहिए तो क्यों चाहिए, तो ये सवाल ये है कि हमें राज्य, बिहार से पहले क्या दिक्कत है, पहले इस चीज़ को, नब्ज़ को टटोलने की। वो कह रहे हैं, उनका तर्क है, जो मैथिली राज्य की मांगे कर रहे हैं, कि हम जो पीछे है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की वजह से पीछे। हम कहीं जाते हैं तो बिहारी वजह होने की वजह से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। अगर हमारी मैथिली आइडेंटिटी है, अगर हम बोलते हैं मैथिला से है, तो हमारे पास मधुबनी की पेंटिंग है जो वर्ल्ड वाइड पे जाना जाता है। हमारे पास बहुत कुछ है। क्या बोलते हैं, भगवान सीता की एक आइडेंटिटी है। बिहार से अलग होकर मैथिली राज्य बन जाता है तो हमारी एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी, दुनिया भर में हमें जाना जाएगा। वो ये कह रहे, तर्क दे रहे हैं उनका। तो इसका जो है चेंजेस उतना ही होगा जितना हैदराबाद से तेलंगाना हट के आई है। तेलंगाना पे आज देख लीजिए केंद्र सरकार का कितना बजट जाता है, तेलंगाना पे आज देख लीजिए केंद्र सरकार का कितना कर्ज है। तो इसलिए मिथिलांचल अभी उस स्थिति में ना आ पाई है कि एक समूचे स्ट्रक्चर में एक राज्य को संभाल ले। एक राज्य का बहुत ही
प्रोसेस होता है उसे संभालने का। तो मैं तो इस चीज़ के मुखालफत में हूँ अभी इस परिस्थिति में, क्योंकि देश अलग अलग चीज़ों से लड़ रहा है नैयर साहब। देश को अभी रोज़गार चाहिए, देश को अभी हाल ही में फिर जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो पॉलिटिक्स के माध्यम से आती है। फिर 2024 में पॉलिटिक्स होना है, बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स होना है, सत्ता परिवर्तन की भी कुछ लोग आस बैठाए हुए हैं। तो अभी मिथिलांचल की मांग करना, मैं जब इंट्रो कर रहा था, आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, एक निर्माणाधीन पत्रकार यानी अंडर कंस्ट्रक्शन जर्नलिस्ट और मीडिया की एक क्वेश्चन तो मैं आपसे अगर ना करूँ, अगर इंटरव्यू ख़त्म कर दूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। मीडिया की सिचुएशन क्या है, इंडियन मीडिया की? अभी आंकड़ा तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ मीडिया एग्जिस्ट कर रही है, इंडियन मीडिया, खासतौर से हिंदी मीडिया। तो क्या है आपकी राय इस पर? बिल्कुल नैयर साहब, आपको हम भी थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। जैसे आप हमको पीछे ले गए थे, साल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ले गए थे 1991 यानी 1990, जब से देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनी तब से मीडिया का पिरामिड एकदम उल्टा हो गया। मैं आपको बताऊं, मीडिया का काम जिस सत्ता को लेकर के निगरानी करने का था, आप बहस इस बात पे आ गई थी कि मीडिया पे निगरानी की जाए। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि मीडिया भी बहुत बड़ा स्रोत होता है सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए। तो पिरामिड अगर उल्टा हो जाए और देश और मीडिया का मूड ये बन जाए कि देश के कॉरपोरेट का पैसा आने लगे, तो कहीं ना कहीं मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है। मीडिया भ्रष्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम 5-6 क्वेश्चन नाम बोलेंगे, उसको आपको उत्तर देना होगा 1-2-4 वाक्य में। लास्ट ये है कि बहुत सारे लोगों से जब बात हो रही होती है मेरी, या फिर मैं सुनता हूँ कहीं चाय के दुकाने पर बैठा होता हूँ या फिर चाय की टपड़ी पर या फिर कहीं भी, तो कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। इस बात से कितनी इत्तेफाक रखते हैं? आम लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। क्या सच में पॉलिटिक्स गंदी है या फिर गंदा बना दिया गया है इसको? ये मेरा आप व्यक्तिगत राय ले रहे हैं या एक सच में एक साधारण सा क्वेश्चन है? पहले आप हमें ये बताइए। व्यक्तिगत राय भी ले रहे हैं और क्वेश्चन भी है ये, और एक क्या कह रहे हैं कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे हम पूछ रहे हैं ये बात। तो हमें तो लगता है पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देश में किसी चीज़ में है ही नहीं। तो इसका मतलब मौजूदा दौर में जिस तरह से बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स होना चाहिए देश में। और देश में पॉलिटिक्स होना क्योंकि देश सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट तभी करेगी जब सत्ता बदलेगा, सत्ता पॉलिटिक्स के हिसाब से बदलेगी। पॉलिटिक्स में साल 2014 में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाता है पूरे कार्यकाल में। आज़ादी के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है तब से साल 2014 में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किए जाते हैं। और उसमें जाहिर सी बात है रोज़गार भी मिलता है। तिरंगा बनाने वाले को रोज़गार मिलता है, झंडा छापने वाले को रोज़गार मिलता है, नारा लगाने वाले को रोज़गार मिलता है। तो हर साल इसलिए इलेक्शन कराया जाता है कि सबको रोज़गार मिलता रहे, ख़त्म ना हो हर राज्य में। हर साल रोज़गार, हर साल की नहीं है बात, तो 5 साल की है। 5 साल में तो होते आ रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पॉलिटिक्स होना चाहिए। आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, मैं 5-6 इंडिया के 5-7 ऐसे जर्नलिस्ट के नाम लूँगा। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? 2-3 शब्दों में उनके बारे में बताना है, ठीक है? शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। रवीश कुमार कि उस सरजमी से आते हैं जो सरजमी अपना अलग मिथिलांचल की डिमांड कर रहा है, लेकिन उसका अभी कोई बयान आया नहीं है। सुधीर चौधरी भी अच्छे पत्रकार हैं, देश के सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले पत्रकार हैं। अगर सैलरी के माध्यम से बात किया जाए तो हाल ही में उन्होंने जी न्यूज़ के कार्यक्रम को छोड़ा और आज तक से जुड़े हैं। तो मैं उनके भविष्य की। अर्नब गोस्वामी काफ़ी भ्रष्ट पत्रकार, बस 100 शब्द की एक शब्द। पुण्य प्रसून वाजपेयी मेरे प्रेरणा स्रोत। अजीत अंजुम अब स्वतंत्र पत्रकार में यूट्यूब पे सबसे अच्छे फॉलोवर्स लेने वाले और स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से अपना यूट्यूब चलाने वाले एक पहले पत्रकार और पहले ऐसे पत्रकार जो चैनल को अपने मर्जी से लात मार दी। दीपक चौरसिया बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन उसकी छवि तब खराब हो जाती है जब उसे शाहीन बाग में रोक दिया जाता है उनके करतूतों की वजह से। अंजना ओम कश्यप महिला पत्रकार, महिला का सम्मान करता हूँ, टैलेंट बहुत है और इसीलिए भी मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो उसी क्लासरूम से पढ़ी है जिस क्लासरूम से मैं पढ़ रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से, और उसी कैंपस में आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उनकी छवि भी ठीक एवरेज है सत्ता को लेकर। देखिए, सब अगर 100 बात की एक बात कहें तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी जिस जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट पे टिकी हुई है नैयर साहब, उसको तो महत्व हमेशा मिलेगी मार्केट में। बात यह है कि आपके जर्नलिज़म करने का तरीका कैसा है। तो कुछ लोगों के जर्नलिज़म करने का तरीका कुछ को पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जितना मैं जर्नलिज़म को एक्नॉलेज कर पाया हूँ अलग अलग माध्यमों से, या अजीत अंजुम को पढ़ करके, या पुण्य प्रसून वाजपेयी को पढ़ के, या आपने जिस सब शख्स का नाम किया उसको पढ़ करके, तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी जर्नलिज़म में हमेशा रहेगी। सौरभ द्विवेदी भी हमारे प्रेरणा स्रोत कुछ समय तक थे और इसलिए थे कि वो देश के मुख्य धारा की मीडिया से हट करके जिस तरह से अपने चैनल को और जिस तरह से खुद का ग्रो किए हैं, वो अपने आप में एक हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता ये देते हैं कि आप बिना मुख्य धारा से, देश के मुख्य धारा से हट करके भी अपनी पहचान बना।
अमीश देवगन एक ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, टैलेंट तो है बंदे में, लेकिन सत्ता का मोह है, तो जाहिर सी बात है भ्रष्ट पत्रकार हैं। एक लास्ट नाम, प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा सबसे बेबाक निडर औरत महिलाएं, अपने यूट्यूब चैनल से आज अपने देश दुनिया में नाम कमाने वाली। हाल ही में जर्नलिज्म अवार्ड में उसे चयनित किया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश से आती हैं, जिन्होंने हर मुद्दे पे बेबाकी से औरत होकर के भी इस देश में पत्रकारिता की। तो आई एम टोटली एग्रीड विथ हिज जर्नलिज्म। तौकीर साहब, आप हमसे बात किए, अपनी कीमती समय हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आभार आपका। और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और आप उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप एक निर्भीक, निडर और बेबाक पत्रकार भविष्य के होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब। तो ये थे हमारे साथ तौकीर आलम, जो एक निर्माणाधीन पत्रकार है, अंडर कंस्ट्रक्शन जर्नलिस्ट है। इन्होंने देश के हर एक मुद्दे पर बेबाकी से राय रखी। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं नैयर आज़म, कैमरामैन फयाज़ आलम के साथ देखते रहिए न्यूज़ नोट। बहुत बहुत शुक्रिया।